नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ टू कपल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की गति। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कपल्ड ऑसिलेटर्स पढ़ा था, युग्मित दोलक। तो हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हम लोग को जब भी कोई भी ऑसिलेटर पढ़ना होता है तो उसकी को हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। वो इक्वेशन ऑफ मोशन एक अवकल समीकरण हमारा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी से हम लोग वो ऑसिलेटर की पूरी स्टडी करते हैं। तो देखिए, तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल हार्मोनिक कपल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर किया है। दो दोलक है, उन दोनों को हम लोगों ने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। तो जब यदि तो हम लोगों ने माना कि P1 वाला जो था उसको तो हम लोगों ने x1 डिस्प्लेस किया, P2 को हम लोगों ने x2 डिस्प्लेस किया। इन दोनों की लेंथ हमारे पास L थी। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी P1 के लिए और P2 के लिए वो हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक हमारे पास एक तो इसके पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा हमारे पास लग रहा है इसमें इस स्प्रिंग की वजह से फोर्स, प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स। तो हमारे पास ये क्या होगा, m d2x1/dt² हमारे पास टोटल फोर्स होगा, वो इक्वल होगा -mg(x1/L), क्योंकि -mg sin थीटा होगा ना ये, और -k(x1 - x2). तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन ऑफ मोशन P1 के लिए। वैसे ही हम लोग P2 के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास आएगी d2x2/dt² इक्वल्स टू -gx2/L प्लस k/m x1 - x2। ये हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो देखिए, हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो x1 और x2 दोनों पे डिपेंड कर रही है और बाकी की कुछ भी नहीं डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं युग्मन पद, कपलिंग टर्म। अब हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोगों ने माना कि g/L जो है हमारे पास, उसको हम लोग ω0² लिख देते हैं। तो ये हमारी ω0² क्या होती है, नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, प्राकृतिक दोलन आवृत्ति। तो हमारे पास ये दोनों जो इक्वेशंस है ऊपर वाली, वो दोनों इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। देखिए, हम लोग उन इक्वेशंस को आगे ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने माना उनको दूसरे वेरिएबल्स पे कन्वर्ट कर दिया। x1 + x2 को तो हम लोगों ने कैपिटल X बोल दिया, और x1 - x2 को हम लोगों ने कैपिटल Y बोल दिया। तो इसको हम लोग लिख दिया इक्वेशन 5, उसको लिख दिया इक्वेशन 6। इन दोनों को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या बचे आएगा, d2x/dt² d2x1/dt² प्लस d2x2/dt² एंड d2y/dt² d2x1/dt² माइनस d2x2/dt²। इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। जब हम लोग हमारी जो इक्वेशंस आई थी 3 और 4, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा d2x1/dt² प्लस d2x2/dt² प्लस ω0² x1 प्लस ω0² x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x1 प्लस x2 को कैपिटल X लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी d2x/dt² प्लस ω0² कैपिटल X इक्वल टू 0। जब हम लोग जो पहले हमारे पास इक्वेशन चाहिए 3 और 4, उसमें से 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा d2x1/dt² प्लस ω0² x1 माइनस d2x2/dt² माइनस ω0² x2 इक्वल्स टू माइनस k/m x1 - x2 प्लस k/m x2 - x1। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा d2/dt² x1 - x2 प्लस ω0² x1 - x2 इक्वल्स टू माइनस 2k/m x1 - x2। इसको हम लोग इधर की साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन ये वाली बनेगी। अब देखिए, इसके अंदर से x1 - x2 उसको हम लोगों ने कैपिटल Y लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन में जाएगी d2y/dt² प्लस ω0² 2k/m y इक्वल्स 0। तो देखिए, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर की जो इक्वेशन होती है उससे सेम ही लग रही है। दैट मीन्स कि 9 और 10 इक्वेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली इक्वेशन है और वैसा ही बिहेवियर शो करेगी। बस यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी ω0 के इक्वल इस वाली इक्वेशन में। इस वाले पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी √/ω0² प्लस 2k/m के इक्वल ω2। दैट मीन्स कि हम लोग जो कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है उसके मोशन को एक तरीके से सरल आवर्ती दोलन है उसी के थ्रू बता सकते हैं। बस उस टाइम पे वेरिएबल्स हमारे क्या हो जाएंगे, x और y। जब हम लोग वेरिएबल्स दे रहे हैं तब ये जो दोलन है उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ केसेस इसके अंदर। तो माना सबसे पहले कि जब y इक्वल टू 0 होगा, तो जब y इक्वल टू 0 होगा दैट मीन्स, क्योंकि y क्या होता था x1 - x2 वो इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2। तो हमारे पास वो पहले वाली जो इक्वेशन है ये वाली, उसका तो कुछ टर्म नहीं बचेगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बच जाएगी, ये वाली। तो ये हो जाएगी d2x/dt² प्लस ω0² x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट मीन्स देखिए, इस केस के अंदर
ये जो दोनों हैं वो अनकपल्ड ऑसिलेटर्स की तरह वर्क करेंगे। यहाँ पर कपलिंग वाली कोई भी टर्म हमारे पास नहीं आ रही है, और इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, कोई भी कपलिंग का, युग्मन का कोई भी प्रभाव नहीं है, और दोनों के दोनों इस समय सेम फेज के अंदर होंगे, एक ही कला में होंगे दोनों के दोनों दोलक। दैट मीन्स दोनों की दोनों स्प्रिंग्स जो इधर की साइड जा रही थी, तो उनकी स्प्रिंग के अंदर कोई भी लेंथ में चेंजेस नहीं आएगा, स्प्रिंग की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस। यदि कैपिटल X इक्वल टू 0 होता, दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू माइनस x2 होता, उस वाला केस, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन 9 वो उसमें का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन 10 होगा, उसी से हम लोग उसको हम लोग मिलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली इक्वेशन d2y और dt स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर 2k प्लस 2k बाई एम वाई इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स की, दोनों ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ओमेगा 2 रूट ऑफ ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2k बाई एम के इक्वल। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों जो दोलक है हमारे, वो दोनों अपोजिट फेज में होंगे, दोनों विपरीत कला में होंगे, और हमारे जो दोलन होंगे वो एक तरीके से इस तरीके से होंगे, एक्सपैंड देन कंप्रेस, एक्सपैंड देन कंप्रेस, जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो हम लोगों ने ये तो हुए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कपल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं नॉर्मल मोड्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल मोड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो दोलन है वो ओनली एक ही वेरिएबल डिपेंड करते हैं। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, वो ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर जो इक्वेशन मोशन है हमारी, उसको हम लोग एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ में, जो कि ओनली एक वेरिएबल डिपेंड करे हो। जैसे ये वाली इक्वेशन थी हमारी, ये ओनली एक वेरिएबल डिपेंड करी y पे, और x वो दूसरी इक्वेशन थी वो ओनली x पे डिपेंड करी थी, कैपिटल X पे। दैट मीन्स नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जो हमारे होते हैं, सामान्य निर्देशांक, वो एक ऐसे निर्देशांक होते हैं, उसके अंदर जब हम लोग पूरा समीकरण लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखते हैं हम लोग ऑसिलेटर्स की, उसको हम लोग ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो ओनली एक वेरिएबल डिपेंड करती है, दैट मीन्स ओनली एक परतंत्र चर पर डिपेंड करती है। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग लिख सकते हैं किसी कोऑर्डिनेट के साथ, उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, सामान्य निर्देशांक। तो देखिए जब हम लोग सरल आवर्ती गति जो होती है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट से हम लोग रिलेट करते हैं कपल्ड सिस्टम में, उस मोड को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। दैट मीन्स सामान्य कंपन विधा बोलेंगे जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारा वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के साथ में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, मैंने बोला था कि एक्स और वाई के टर्म्स जब बोलते हैं तो उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल पाते हैं, क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास इस टाइम में क्या होंगे, हमारे पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए, तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जब हमारे होंगे तो उस टाइम पे एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ में वो ऑसिलेट करेंगे, और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी, सामान्य विधा आवृत्ति। दैट मीन्स एक्स वाले केस में हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाई एल। तो ओमेगा 1 हमारे पास रूट जी बाई एल था, लेकिन जब वाई की बात कर रहे थे तो हमारे पास हो रहा था रूट ऑफ जी बाई एल प्लस 2k बाई एम। दैट मीन्स हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2, ये वाला केस आ रहा था, जहाँ पे ओमेगा सी हमारे पास क्या है, रूट ऑफ k बाई एम के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है नॉर्मल मोड्स। अब हम लोग आगे और पढ़ेंगे इसी को, कपल्ड ऑसिलेटर को। अभी के लिए थैंक यू।